नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। भारत की कूटनीतिक और वैश्विक रिश्तों के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं, जहां उनका हानेडा एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। मोदी इस बार की विदेश यात्रा पर लगातार कई बड़े मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी 28 अगस्त को जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हुए थे। रवाना होने से पहले ही उन्होंने साफ कहा था कि ये दौरा न सिर्फ भारत के हितों को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करेगा। 29 और 30 अगस्त को पीएम मोदी जापान प्रवास पर रहेंगे। यहाँ उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से होगी। दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता होगी, जिसमें भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देने पर जोर रहेगा। इस बैठक में आर्थिक और निवेश संबंधों को और मजबूत करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसी नई और उभरती तकनीकों से साझेदारी बढ़ाने में भी चर्चा होगी और मदद भी मिलेगी। मोदी ने यह भी कहा कि यह दौरा भारत और जापान के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों को और गहराई देगा। यात्रा का दूसरा चरण भी उतना ही अहम है। 31 अगस्त और सितंबर को पीएम मोदी चीन के तियानजिन में होंगे, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। मोदी ने कहा कि भारत एससीओ का सक्रिय और सकारात्मक सदस्य है। भारत ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य, संस्कृति और नवाचार जैसे क्षेत्रों में नई पहल की है। यही नहीं, साझा चुनौतियों का समाधान और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका की आर्थिक नीतियों से दुनिया में हलचल मची हुई है। ऐसे माहौल में जापान और चीन जैसे देशों के साथ भारत की ये कूटनीतिक पहल न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है। बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इन दिनों पूरे राज्य में घूम रही है। सीतामढ़ी से शुरू हुई ये यात्रा दरभंगा पहुंची, लेकिन दरभंगा की रैली में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहे गए। एक शख्स ने पीएम मोदी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया और ये वीडियो जैसे ही सामने आया, बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। इस मामले में दरभंगा पुलिस ने मो रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक राजा दरभंगा के सिंगवारा प्रखंड के बाबूरा गांव का रहने वाला है और वही कांग्रेस की यात्रा में मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी कर बैठा। बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बताया है और राहुल गांधी पर सीधा हमला भी बोला है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में पीएम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की मानसिकता को साफ करता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इस बयान से खुद को अलग करेंगे या फिर कांग्रेस इस विवाद को नजरअंदाज करेगी। दरभंगा भी इस घटना ने वोटर अधिकार यात्रा को सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन जिस मकसद से राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे उस पर विवाद की परछाई अब गहराने लगी है। हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश और भूस्खलन ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य भर में अब तक 535 सड़कें बंद है, 1184 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है और 503 जल आपूर्ति योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित है। चंबा जिले में भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 9 लोग अभी भी लापता हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। भरमौर के होली क्षेत्र के सलून गांव में नाले में बाढ़ आने से 9 घर बह गए। स्थानीय विधायक ने दावा किया है कि पूरा गांव मलबे में समा गया। वहीं कांगड़ा जिले की दुर्गम पंचायत बड़ा बंगाल में रावी नदी उफान पर है। नदी ने हेलीपैड के पास 2 सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, डिस्पेंसरी और पुल को बहा दिया। मणि महेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। 6 श्रद्धालु को एयरलिफ्ट कर चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हिमाचल में इस मानसून सीजन का तबाही का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आया है। 20 जून से अब तक 2623 करोड़ का नुकसान, 310 मौतें, 369 घायल और 33 लापता, 42 बार बादल फटने और 82 भूस्खलन की घटनाएं, 2700 से ज्यादा घर
और 480 दुकानें क्षतिग्रस्त। 3000 से ज्यादा गौशालाएं तबाह। बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा हुई है। अगस्त में 62% अधिक और सीजन में 30% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अब उत्तराखंड का रुख करते हैं। चमोली जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव में फिर से बादल फटा है। 2 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। लगातार बारिश की वजह से गांव में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। यानी हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही जगह आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। सड़कें टूटी हैं, गांव डूबे हैं, लोग लापता हैं और राहत कार्य मौसम की मार में फंसा हुआ है। सर, मैं राजस्थान से मणिमहेश यात्रा के लिए आया था 22 तारीख का। नाम मेरा सत्येंद्र सिंह है। तो हम मणिमहेश से 25 तारीख को उतरे नीचे। वहाँ के बरसात बिल्कुल बंद नहीं हुई। प्रशासन का कोई साथ नहीं था हमारे साथ। हम कल चले थे सुबह भरमौर से पैदल। रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पुलिस वाले देख के खड़े थे। किसी ने हमारा पत्थर उठाने की नहीं किया। हमने रोड पे ही बाइक लगा दी हैं, वहीं छोड़ाए हैं। 50 जगह रोड टूटा हुआ है। रातों में हम कैसे कैसे मोबाइलों की टॉर्च जला के निकले। किसी ने हमें यूँ तक नहीं देखा कि ये मतलब इतने लोग आ रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे लेडीज़ों के साथ। कोई प्रशासन यूँ नहीं है कि इन बच्चों के भी कोई है पेरेंट्स। आराम से देख बैठा है प्रशासन। कोई हिमाचल का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हम चंबा से आगे निकलाएं पैदल पैदल, पर हमारे लिए कहीं कोई सेफ्टी नहीं है। देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। नवरात्र से लेकर दिवाली तक पूरे 2 महीने तक जश्न का माहौल रहेगा। लेकिन इस बार दिवाली पर एक बड़ी पाबंदी लग गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली एनसीआर से सटे उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। यानी इस बार इन जिलों में दिवाली पर पटाखों का धमाका नहीं होगा। ये जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर, जहां प्रदूषण का स्तर दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसलिए यहां पटाखों की कोई बिक्री नहीं होगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। यूपी पुलिस ने साफ कहा है, अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सजा कितनी कड़ी होगी? 5 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और कई मामलों में सजा और जुर्माना दोनों दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई दोषी करार दिए जाने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं करता तो हर दिन के हिसाब से 5000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं पटाखों का अवैध धंधा चल रहा है तो तुरंत शिकायत करें। इसके लिए डायल किए 112 व्हाट्सएप और SMS नंबर जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया और पुलिस की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यानी साफ है, इस बार दिल्ली पर दियों और रोशनी का पर्व तो होगा, लेकिन पटाखों का शोर और प्रदूषण नहीं होगा। सरकार का साफ संदेश है, व्यापार से पहले समाज और सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर नजर आएंगे। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप हिस्सा लेने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और 23 सितंबर को UNGO को संबोधित करेंगे। ये ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र में 5वां भाषण होगा, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल का पहला। संयुक्त राष्ट्र महासभा ऐसा मंच है जहां दुनिया के 193 देशों को बराबर का हक मिलता है और यही वजह है कि ट्रंप की वापसी को लेकर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं कि इस बार वो क्या संदेश देते हैं। अगर ट्रंप के पिछले भाषणों पर नजर डालें, 2017 में उन्होंने उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए किम जोंग उन को रॉकेट मैन कहा था। 2018 में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर दिया और वैश्वीकरण का विरोध किया। 2019 में उनका फोकस चीन, ईरान और अवैध प्रवास पर रहा और 2020 में कोरोना काल के भाषण में उन्होंने चीन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाया और मध्य पूर्व शांति समझौते को बड़ी उपलब्धि बताया। अब 23 सितंबर को जब ट्रंप दोबारा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होंगे तो सवाल ये है, क्या ये फिर से अमेरिका फर्स्ट का नारा दोहराएंगे या दुनिया को कोई नया विजय देंगे? देश की सियासत में आज बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर लगाया गया 11% शुल्क हटा दिया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत के किसानों को होगा। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका अगर भारत के कपड़ा निर्यात पर 50% शुल्क लगाता है तो हमें भी अमेरिकी कपास पर 2 गुना यानी 100% शुल्क लगाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से तेलंगाना, पंजाब, विदर्भ
और गुजरात जैसे राज्यों के किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। आप प्रमुख ने कहा है कि जब अक्टूबर में हमारा कपास बाजार में आएगा तो खरीदार नहीं मिलेंगे क्योंकि अमेरिकी कपास अब सस्ता हो जाएगा। केजरीवाल ने साफ कहा कि पूरा देश आयात पर अधिक शुल्क लगाने के फैसले का समर्थन करेगा और कोई भी देश भारत का विरोध नहीं कर पाएगा। इसी मुद्दे को लेकर 7 सितंबर को गुजरात के चोटीला में आम आदमी पार्टी एक विशाल जनसभा भी करने जा रही है, जिसमें किसान संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़ने की अपील की गई है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज, ट्रंप की गुंडागर्दी और दादागिरी का सामना करने के लिए हमें रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज करने चाहिए जो यूएस के इंपोर्ट्स हैं। उन्होंने हमारे ऊपर 50% लगाए हैं। मोदी जी, अमेरिका से आने वाली सारी इंपोर्ट्स के ऊपर आप 50% लगा दीजिए। हिम्मत करिए, हिम्मत करके दिखाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम तुरंत प्रभाव से कपास वाले किसानों को तो बचाइए। इमीडिएट डिमांड है कि आप 11% जो आपने लगाया वो खत्म कीजिए। अमेरिका के फाइटर जेट्स कितने एडवांस है और दमदार है, इसका ढिंढोरा दुनिया भर में पीटा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी पोल एक एक करके खुलती जा रही है। अलास्का में अमेरिका एयरफोर्स का सबसे एडवांस माना जाने वाला F-35 फाइटर जेट क्रैश हुआ था और अब पोलैंड में भी बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सेंट्रल पोलैंड के राडोम में एयर शो रिहर्सल के दौरान पोलिश वायुसेना का F-16 फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। आग का गोला बना F-16 फाइटर जेट कई मीटर तक जमीन पर घिसटता चला गया। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने हादसे की पुष्टि की है। वहीं प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पायलट की मौत पर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, F-16 फाइटर जेट को फाइटिंग फाल्कन कहा जाता है। यह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ है। सिंगल इंजन, सुपरसोनिक और मल्टी रोल कैटेगरी का ये लड़ाकू विमान 25 से ज्यादा देशों की वायु सेनाओं में शामिल है। इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है, लेकिन लगातार हो रहे हादसे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट्स वाकई भरोसेमंद है? पूर्वोत्तर के मिजोरम से आज बड़ी खबर आई है। मिजोरम विधानसभा ने बुधवार को मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बैगरी बिल 2025 को पास कर दिया है। लेकिन ये बिल सिर्फ भीख मांगने पर रोक लगाने का कानून नहीं है, बल्कि इसका मकसद है बेकारियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें रोजगार देना और सम्मानजनक जीवन दिलाना। सोशल वेलफेयर मंत्री लाल रिनपुई ने बताया कि फिलहाल मिजोरम में भिखारियों की संख्या बहुत कम है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के मजबूत सामाजिक ढांचे को, चर्च और एनजीओ की मदद को और सरकारी योजनाओं को। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोरंग सिमुई रेल लाइन का उद्घाटन करने वाले हैं और उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि बाहर से भिखारी यहाँ आ सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए सरकार इस नए कानून के तहत राहत बोर्ड और रिसीविंग सेंटर बनाएगी, जहां भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके राज्य या घर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि इस बिल को लेकर विधानसभा में मतभेद भी दिखे। MNF नेता लाल चंदामा रालते ने कहा कि ये कानून राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और मसीही आस्था के खिलाफ है। उनका सुझाव था कि भिखारियों की मदद में समाज और चर्च की भूमिका और मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने साफ किया कि कानून का मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि चर्च, एनजीओ और सरकार की साझेदारी से भिखारियों का पुनर्वास करना है और मिजोरम को भिक्षावृत्ति मुक्त राज्य बनाना है। फिलहाल आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।